बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स, आज हम न्यू चैप्टर अपनी बुक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स की डिस्कशन करेंगे, मेजर कॉन्सेप्ट्स को रीड करेंगे और इस चीज को हम स्टूडेंट्स समझेंगे कि बेसिकली हमारे पास जो लर्निंग आउटकम्स आएंगी इस चैप्टर की वो क्या होंगी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स काइंडली पुट आउट योर टेक्स्ट बुक एंड ओपन पेज नंबर 107। स्टूडेंट्स, मेजर कॉन्सेप्ट्स में आपको सबसे पहले जो राइट करी हुई हेडिंग नजर आ रही है, इट इज द आर्टिकल 6.1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसका सब आर्टिकल डिस्कस करेंगे विच इज 6.1 and the name of the article is factors affecting the rate of enzyme action। हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो कि एंजाइम के एक्शंस पर इफेक्ट करते हैं। फिर हम नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करेंगे 6.2 मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, कि इनका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे वर्कआउट करते हैं। और इसके बाद लास्ट पर स्टूडेंट 6.3 पर हमारे पास जो आर्टिकल है, इट इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। स्पेसिफिसिटी यानी खासियत, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं एंजाइम्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स उनके फंक्शन की बेस पर हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एंजाइम्स का ये चैप्टर है, हमने देखा इसके मेजर कॉन्सेप्ट्स को। एक शॉर्ट चैप्टर है, ये छोटा चैप्टर है। इसमें जो मैंने आपको लास्ट आर्टिकल स्पेसिफिसिटी का बताया है, इसमें आपने याद रखना है स्पेसिफिसिटी का उर्दू मायने जो है वो खसूसियत है। ठीक है, कि मखसूस एंजाइम जो है वो खास रिएक्शंस को एक खास लेवल से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स का वर्ड यहाँ पे इनबैलेंस लग रहा है, क्योंकि ऊपर भी कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, तो हमें ये दोनों को एक जगह पे यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आइए इसको स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। और ये जो पेज नंबर 107 आपको नजर आ रहा है एंजाइम्स का, इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम से पहले का एक हिसाब से कह लीजिए जो इंट्रोडक्शन है,
पेज नंबर 107 एंड 108 पर, वहां तक बिफोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं सबसे पहले कि एंजाइम्स होते क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, एंजाइम्स के बारे में यहां पे 3 पॉइंट्स मैंने सजेस्ट किए हैं। पहली बात, एंजाइम्स आर बायो कैटालिस्ट्स। क्या है बायो कैटालिस्ट? बायो मीन्स लाइफ, कैटालिस्ट मीन्स स्पीड अप द रिएक्शंस। यानी आप ये समझिए कि किसी भी लाइफ में जो रिएक्शंस अकर हो रहे हैं, किसी भी लाइफ में जो रिएक्शंस अकर हो रहे हैं, उनको स्पीड अप करना, ये बेसिकली एंजाइम्स का एक्शन है। दूसरी बात, दे रेगुलेट द मेटाबॉलिक पाथवे। इसमें स्टूडेंट्स जो वर्ड मेटाबॉलिक है, ये जनरली आया है मेटाबॉलिज्म से, ठीक है। एंड मेटाबॉलिज्म मींस चेंज, मेटाबॉलिज्म मींस चेंज, ठीक है। इसमें हम जो डिटेल है मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, इसको थोड़ी देर तक आने वाले टॉपिक में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ याद रखिए कि एंजाइम्स का सेकंड पॉइंट में ये बताया आपको कि एक मेटाबॉलिक पाथ बना लेते हैं। एक ऐसा पाथ होता है, एक रास्ता होता है जिसमें बार बार रेगुलेशन आती रहती है, वो रेगुलेट होता रहता है। क्या होता रहता है? रेगुलेट होता रहता है, ठीक है। तीसरी बात, मैंने एंजाइम्स की नेचर बताई है यहां पे कि एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड ग्लोबुलर प्रोटीन। ये आपने याद रखना है कि जितने भी एंजाइम्स हैं ये प्रोटीनियस होते हैं मोस्टली अपने स्ट्रक्चर में, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो ग्लोब्यूलर होता है। ग्लोब्यूलर का मतलब कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है उसको हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन का नाम देते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास एंजाइम्स की एक हिसाब से आप कह लीजिए डेफिनेशन जो हमने यहां पे बताई, और एक हमें एग्जांपल लिख लेनी चाहिए ताकि एक हिसाब से ये एंजाइम्स का शॉर्ट भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो एग्जांपल जो हम यहां पे देखते हैं जी, एग्जांपल्स लिख लेते हैं। बल्कि एंजाइम में हमारे पास स्टूडेंट्स लाइपेज, ये एक एंजाइम का नाम है, ठीक है। प्रोटीएज, ये भी एक एंजाइम है। देखिए, प्रोटीएज एंड लाइपेज, इसमें एक चीज आपको कॉमन नजर आ रही है, इसके लास्ट पर ASE आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? ASE, ठीक है। आप स्टूडेंट सीनियर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे कि एंजाइम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके लास्ट पर ASE की एडिशन की जाती है। अब ये देखिए, लाइपेज का मतलब ये है ऐसे एंजाइम जो स्पेसिफिकली डिजाइन किए गए हैं टू ब्रेक लिपिड्स को तोड़ने के लिए, ठीक है। इसी तरह प्रोटीएज जो है ये स्पेसिफिकली डिजाइन है टू ब्रेक प्रोटीन, यानी प्रोटीन की या लिपिड्स की डाइजेशन के लिए ये 2 तरह के डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एंजाइम की आ गई डेफिनेशन, और उसके साथ हमारे पास आ गई उसकी एग्जांपल्स। इस तरह हमें समझ आ गया कि इस चैप्टर में हमने एंजाइम से रिलेटेड बातें करनी है, और दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एंजाइम्स। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा मूव ऑन होते हैं। जैसा कि आपको बताया कि मेटाबॉलिक पाथवे, जिससे टर्म मेटाबॉलिज्म आई, उसकी हमने डिस्कशन करनी है। तो थोड़ा सा बुक से एक लाइन हम रीड करते हैं, 1 से 2 लाइंस, और फिर हम बेसिकली मेटाबॉलिज्म की एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। तो बताया गया जी, द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर बॉडीज।
कि हमारी जो लाइफ का रिफ्लेक्शन है, अक्स है, वो ये कि हमारी जिस्म के अंदर क्या हो रहा है। हमारी बॉडी के अंदर स्टूडेंट्स याद रखिए एक मेटाबॉलिक पाथ चल रहा है, यानी मेटाबॉलिज्म जो है वो हो रही है। अब यानी हमें ये समझना पड़ेगा कि मेटाबॉलिज्म क्या है। पहले तो हमने स्टूडेंट्स इसको इजीली कह दिया कि मेटाबॉलिज्म मींस चेंज। किस तरह की चेंजेस है जो हमारी लाइफ में आती हैं, ठीक है। वो चेंजेस में आप ये कह सकते हैं जी रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये भी एक किस्म का चेंज है जो हमारी बॉडी में आता है। और इस तरह के बहुत से चेंजेस हैं जो कि हमारी बॉडी में अकर होते हैं, हमारी लाइफ में अकर होते हैं। उसमें अगर हम फर्दर डिटेल में जाएं स्टूडेंट्स, तो मेटाबॉलिज्म की टाइप्स आ जाती है। क्या आ जाती है? टाइप्स। तो हमारे पास बेसिकली मेटाबॉलिज्म की दो मेजर टाइप्स हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म and the second one is called catabolism. Anabolism and catabolism. देखिए पहले हम कैटाबॉलिज्म को समझते हैं। कैटाबॉलिज्म से मुराद क्या है स्टूडेंट्स? आप यूं कह लीजिए कि आपके पास कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, उन लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके, तोड़कर, स्प्लिट करके आप क्या बनाना चाहते हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ब्रेक करके उन्हें आप स्मॉल मॉलिक्यूल या स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाना चाहते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में या फिर स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाना चाहते हैं। तो बेसिकली ये आपकी बॉडी के अंदर जो फंक्शनिंग परफॉर्म हो रही है वो कैटाबॉलिज्म कहलाएगी, ठीक है। डायग्रामेटिकली हम इस तरह देखेंगे कि ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल को देखा गया कि ये स्प्लिट हुआ, टूटकर इसने स्मॉल या सिंपलर क्या बना दिए? मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या परफॉर्म हो रहा है? मेटाबॉलिज्म की टाइप परफॉर्म हो रही है विच इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। इसे क्या कहेंगे? कैटाबॉलिज्म। हम इसमें देख सकते हैं इस फंक्शनिंग, जब ये फंक्शनिंग परफॉर्म हो रही है, हम ये देखेंगे कि इसमें जो एनर्जी है, क्या चीज? एनर्जी। वो एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होगा, टूटेगा, तो ब्रेकेज की वजह से यहां पर एनर्जी रिलीज होगी। इसी तरह अगर स्टूडेंट्स हम एनाबॉलिज्म पर आ जाए, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स के जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तमाम के तमाम स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं, और उस बॉन्डिंग नेचर की वजह से ये स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं जी? लार्ज मॉलिक्यूल में, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं यहां पर कैटाबॉलिज्म में आप ये कहेंगे कि जी डीकंपोजिशन हुई है। क्या हुई है? डीकंपोजिशन, कि मॉलिक्यूल टूटे हैं। एनाबॉलिज्म में आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? एनाबॉलिज्म में आप ये कहेंगे कि बेसिकली यहां पर क्या हुई है? यहां पर सिंथेसिस हुई है, मैन्युफैक्चरिंग हुई है। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर मैन्युफैक्चर करेंगे एक लार्ज मॉलिक्यूल को। वैसे अगर देख लिया जाए स्ट्रक्चर वाइज, तो इस तरह ये देखिए स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो ऐसे मौजूद होंगे और ये कंबाइन करके एक लार्ज मॉलिक्यूल बना देंगे। और इस लार्ज मॉलिक्यूल में हम देखते हैं कि यहां पर एनर्जी जो होगी वो इसमें स्टोर होगी। स्टोर से मुराद एनर्जी इनमें एब्जॉर्ब होगी। क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। ठीक हो गया जी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आती हैं मेटाबॉलिज्म की टाइप्स। तो आप ये देख रहे हैं कि कैटाबॉलिज्म एक फंक्शन वो है, वो परफॉर्म हो रहा है, दूसरी तरफ एनाबॉलिज्म है, वो परफॉर्म हो रहा है। तो आप ये देखिए ये वर्कआउट जो है एक रेगुलेशन के साथ ह्यूमन लाइफ और ऑल द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में परफॉर्म हो रहा होता है।
अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली डिजाइंड ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसमें स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ये दो जो टाइप्स हैं हमारे पास बेसिकली मेटाबॉलिज्म की, ये बार बार एक रेगुलेशन से हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रही है, जिस वजह से हम ये कहते हैं कि ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है और ये सारा पाथवे जो है वो एंजाइम्स की बदौलत मौजूद है। स्टूडेंट्स यहां पे अगर आप देखें मेटाबॉलिज्म तो इसका मतलब भी क्या है, चेंज। तो आप देख रहे हैं कि एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म में और कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, ये यानी चेंजेस बार बार परफॉर्म हो रही है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, तो वो फूड की हमारी बॉडी के अंदर जाकर डाइजेशन होती है, यानी लार्ज मॉलिक्यूल स्प्लिट होते हैं, टूटते हैं, एनर्जी भी रिलीज होती है और वो स्मॉल टू स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी कैटाबॉलिज्म। ठीक है, जब ये स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स हमारे ब्लड में मिक्सअप होते हैं, ब्लड को जहां जहां सेल की रिक्वायरमेंट होती है वहां तक ये मॉलिक्यूल जाते हैं और एनर्जी जो है वो देते हैं मजीद ब्रेक होके, क्योंकि स्मॉल मॉलिक्यूल सेल तक जाएगा तो सेल की रिक्वायरमेंट तक का वो मॉलिक्यूल चाहिए, स्मॉल साइज, वो वहां पे भी जाकर स्प्लिट होगा तो एनर्जी देगा उस पॉइंट पर सेल के जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब ब्लड से कुछ आप कह लीजिए जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने आके स्टोर होना होता है आपके मसल्स में। अब जाहिर सी बात है स्मॉल मॉलिक्यूल्स आके जब आपके मसल्स में स्टोर होंगे तो स्टोर होते वक्त वो बेसिकली एनाबॉलिक प्रोसेस करेंगे, यानी एनाबॉलिज्म को परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये एक रेगुलेशन हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट होती है, हमारी लाइफ में ये मौजूद है। ठीक है, आइए इसे रीड करते हैं जी। मेटाबॉलिज्म इज द सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। मेटाबॉलिज्म किस चीज पर है, बायोकेमिकल रिएक्शंस पर है, जो हम करते हैं या हमारी बॉडी में होते हैं, दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द लाइफ, जिससे आपकी जिंदगी एक ऑर्डर फॉर्म में हो, एक सीक्वेंस फॉर्म में हो। These processes allow organisms to grow। अब इनकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो भी करता है, रिप्रोड्यूस भी करता है, उसके स्ट्रक्चर्स भी मेंटेन रहते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर्स की आप बात कर लीजिए, एंड रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट, और वो एक रिस्पॉन्स जो है अपने एनवायरनमेंट को भी दे रहा होता है कि जैसे जैसे माहौल बदलता है, एनवायरनमेंट बदलता है, उस लिहाज से उस ऑर्गेनिज्म में चेंजेस भी आती है। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से जो चेंजेस आती हैं ये उनकी बात की जा रही है। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं जी। एनाबॉलिज्म इंक्लूड द बायोकेमिकल रिएक्शंस। अब यहां पे आपने बात याद रखनी है, जैसे मैंने आपको डाइजेशन की एग्जांपल दी, तो वो डाइजेशन कहां पर परफॉर्म हो रही है, ह्यूमन बींग्स की बॉडी में। ह्यूमन क्या है, लाइफ। ठीक है, तो इसलिए यहां पे क्या यूज हो रहा है वर्ड बायोकेमिकल। बायो मीन्स लाइफ, केमिकल मीन्स रिएक्शंस, यानी लाइफ में जो रिएक्शंस अकर हो रही हैं इन विच लार्ज मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड, यानी एनाबॉलिज्म में लार्ज मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सिंथेसाइज्ड होते हैं, बनते हैं। while catabolism include the biochemical reactions in which the large molecules are broken down, जबकि कैटाबॉलिज्म में क्या होता है स्टूडेंट्स, लार्ज मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन होते हैं और स्मॉल या स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यूजुअली एनर्जी इज रिलीज्ड इन कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो लार्ज मॉलिक्यूल है उसमें स्प्लिट होना होता है, डिकम्पोज होना होता है, टूटना होता है। ठीक है, इसीलिए एंड इट इज यूटिलाइज्ड इन एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में यूटिलाइज होती है, यानी स्टोर्ड होती है एनर्जी, एब्जॉर्ब होती है। क्यों, क्योंकि स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स हैं या आप कह लीजिए स्मॉल पार्टिकल्स हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ कंबाइन होने के लिए बॉन्डिंग करनी है। अब बॉन्डिंग करने के लिए जाहिर सी बात है एनर्जी का होना जरूरी है, तब ही वो स्मॉल टू स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन करके, जब उनमें बॉन्डिंग होगी वो कंबाइन करके तब ही क्या बनाएंगी, एक लार्ज मॉलिक्यूल।
ठीक है। अच्छा जी, आगे कहा गया है इन दिस वे द बायोकेमिकल रिएक्शंस आर एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफर्स। इसमें बेसिकली एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है, एनर्जी मुंतकिल होती रहती है। यहां पर स्टूडेंट्स मैं आपको एक एडिशनल बात बताना चाहता हूं रिगार्डिंग एनर्जी। एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, ये मैं आपको एडिशनल बता रहा हूं कि एनर्जी का ये कानून है, एक लॉ है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो पैदा होती है, ना पैदा कराई जाती है और ना ही तबाह होती है, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन बॉडी टू एनदर, बल्कि वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होती है, तब्दील होती रहती है, ट्रांसफर होती रहती है। ये सिर्फ एक टर्म पे मैंने आपको ये लॉ बता दिया है। जैसे आपके पास एक कप है, उस कप को एक आप हाइट पर ले जाते हो, तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट हाइट पर जो कप है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ऐसी एनर्जी जो किसी पोजीशन की वजह से हो। आप उस कप को छोड़ेंगे तो वो रेस्ट से मोशन में आएगा। आपने फिजिक्स में पढ़ा है, जब कोई बॉडी रेस्ट से मोशन की तरफ आती है तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करती है, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी थी उस कप में वो अब ट्रांसफर हो गई काइनेटिक एनर्जी में। अब वो कप आके जमीन के साथ टकराएगा, कोलाइड करेगा, और जब कोलाइजन होती है तो आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि वहां पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। अब फ्रिक्शन वहां पर लगेगी जिसकी वजह से सबसे पहले साउंड एनर्जी आएगी कप के टूटने की वजह से, फिर वहां पे कुछ अमाउंट में हीट एनर्जी भी पैदा होगी। क्यों? क्योंकि आप ये जानते हैं जहां पे फ्रिक्शन होती है वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है। ये एक एग्जांपल देने का मकसद क्या था, आपको ये समझाना कि एनर्जी जो है वो बार बार किसी न किसी शेप में ट्रांसफर होती रहती है। तो यहां पे भी स्टूडेंट्स ऐसा ही है कि एनर्जीज जो है वो बार बार क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, रिलीज हो रही है, यूज हो रही है, बार बार उनका ट्रांसफर जो है, ट्रांसफरिंग वो लगी हुई है। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म केमिकल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड, केमिकल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म बाय एंजाइम्स। यानी मेटाबॉलिज्म में केमिकल्स जो है जब ये ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं, चेंज होते हैं एक से दूसरी फॉर्म में, तो इन्हें करवाता कौन है चेंज, एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स बेसिकली इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करते हैं। ये स्टूडेंट्स आगे डेफिनेशन लिखी गई है एंजाइम्स की, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब आगे चलते हैं जरा एंजाइम्स के स्ट्रक्चर के हवाले से। कहा गया जी कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ये भी आपको बताया गया कि एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन है। दैट कैटालाइज, कैटालाइज का मतलब फास्ट करना, स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड आर नॉट चेंज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब एक दफा रिएक्शन अगर स्टार्ट हो गया है तो ये अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, पहले उस रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर जो फर्दर चेंजेस आएंगी वो आती रहेंगी। अब स्टूडेंट्स जो एंजाइम्स हैं इनका प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो अभी हम तो नहीं बनाएंगे, लेकिन मैं आपको एक सपोजिव स्ट्रक्चर समझाने के लिए कुछ बातें यहां पर बना रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आप कहिए कि ये एंजाइम्स है मेरे पास, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। मैं आपके सामने एक एंजाइम बना रहा हूं, ठीक है जी। ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एंजाइम है, क्या चीज है जी, एक एंजाइम है, ठीक है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक मॉलिक्यूल है जिसने आना है और एंजाइम के ऊपर बैठना है उसकी एक स्पेसिफिक साइट पर, और एंजाइम अपना एक्शन परफॉर्म करेगा और उसको स्प्लिट कर देगा, ठीक है। अब वो मॉलिक्यूल, क्या चीज, वो मॉलिक्यूल हम यहां पे लिखते हैं ये एंजाइम है, वो मॉलिक्यूल जो बेसिकली एक्ट करता है एंजाइम पर उसको हम नाम देते हैं सबस्ट्रेट।
सबस्ट्रेट। क्या नाम देते हैं? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल होगा जो एंजाइम पे आके एक्ट करेगा। जब वो एंजाइम पर आएगा तो एंजाइम उसको अपनी एक स्पेसिफिक साइट पर बैठाता है, यहां पे, जो कि हर वक्त काम करती है जब भी इसके ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल आए। ठीक है, इस साइट को नाम दिया जाता है एक्टिव साइट। एक्टिव का नाम क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि ये एक्टिव है अपने टास्क में। ठीक है, एक्टिव साइट क्या करेगी? इस आने वाले जो सबस्ट्रेट है इसके ऊपर अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी और ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल पार्टिकल्स में या स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, और ये जो रिजल्ट में हमारे पास स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल्स आएंगे इनको बेसिकली हम क्या नाम देंगे? प्रोडक्ट्स। क्या नाम देंगे? प्रोडक्ट्स। बात समझ आई है? यानी वो मॉलिक्यूल जो एंजाइम में आएंगे, वहां पे एक्टिव साइट पर बैठेंगे, दे आर कॉल्ड सबस्ट्रेट, एंड सबस्ट्रेट के ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे एंजाइम्स, और वो सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और रिजल्ट में जो चीज आती है चेंज होने के बाद इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया? जैसे यहां पे हमने एग्जांपल ली थी लाइपेज की, प्रोटीएज की, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स लाइपेज एक एंजाइम है। ठीक है, तो कोई भी लिपिड का मॉलिक्यूल जब आके इसकी एक्टिव साइट पे बैठेगा तो वो सबस्ट्रेट होगा। ठीक है, लिपिड का मॉलिक्यूल जब लाइपेज उस लिपिड के मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा, स्प्लिट करेगा, तोड़ देगा, तो वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तब हम उसको क्या नाम देंगे जी? कि ये कन्वर्ट हो गया अपनी स्मॉल या स्मॉलेस्ट फॉर्म में। ठीक हो गया जी? तो इस तरह स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि क्या लिखा गया इनके बारे में, यहां से आप मार्क भी करेंगे। द मॉलिक्यूल्स एट विच एंजाइम्स एक्ट, वो मॉलिक्यूल जिन पे एंजाइम एक्ट करता है या वो मॉलिक्यूल जो एंजाइम पर आते हैं और बैठ जाते हैं, एक्शन तो एंजाइम्स ही परफॉर्म करते हैं, आर कॉल्ड सबस्ट्रेट्स। उन्हें हम क्या नाम देते हैं? सबस्ट्रेट्स। ठीक है जी? एंड आगे क्या राइट किया गया जी? कि एंड एंजाइम्स कन्वर्ट देम इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, यानी वो आगे से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में अगर उन्हें कन्वर्ट कर दे, जिस तरह ये 1 से 2 बन गए, 2 से शायद 4 बन जाते, अगर उस पर ज्यादा एक्टिव हुआ होता, तो आप उसको क्या नाम देते हैं? प्रोडक्ट्स। क्या नाम देते हैं? प्रोडक्ट्स। ठीक है जी? तो स्टूडेंट्स यहां तक बेसिकली हमने क्या पढ़ा? हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम्स की डेफिनेशन डिस्कस की। एंजाइम की डेफिनेशन के बाद हमने मेटाबॉलिज्म की बात की और उसकी टाइप्स की डिस्कशन की। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट की डिस्कशन की। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, मूव ऑन होते हैं। अब स्टूडेंट्स जब हम आगे मूव करेंगे तो हमारे पास जो टॉपिक इसी के साथ रिलेटेड है, एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी का टॉपिक है। तो आइए देखते हैं कि एंजाइम्स का एक्टिवेशन एनर्जी में क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस या क्या ऐसी एबिलिटी है जो एंजाइम्स परफॉर्म करेंगे। एंजाइम्स की प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले हम एक्टिवेशन एनर्जी को देखेंगे। तो आइए देखते हैं जी एक्टिवेशन एनर्जी। स्टूडेंट्स, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? बेसिकली इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is used to start a chemical reaction। मतलब क्या हुआ जी? वो मिनिमम अमाउंट यानी कम मिकदार की एनर्जी जिसको इस्तेमाल किया जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। अब ये हमारे पास है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसकी बात की जा रही है। आप बुक में डायग्राम देखें, आपको बुक में डायग्राम में नजर आ रहा है कि एक ह्यूमन है, एक मैन है। वो मैन एक बहुत बल्क जो एक स्टोन है उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है।
ठीक है। अब फोर्स लगाते हुए आप देखें जिस तरह के ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पत्थर ले जाना है स्टोन में, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में जो एनर्जी लगाना शुरू करेगा ह्यूमन, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। अब आप जो देख रहे हैं इस डायग्राम को देख के आपको अंदाजा हो रहा है कि ये मे बी इस ह्यूमन के लिए पॉसिबल ना हो, ठीक है। इसके लिए ये पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती कि इतनी ज्यादा एनर्जी लगाकर ये इस स्टोन के इस इतने बड़े बल्क साइज को प्रेस करके आगे भेज सके। इट मींस दैट इस ह्यूमन के लिए ये एनर्जी क्या कंसीडर होगी, एक्टिवेशन एनर्जी। अब ऐसा क्या किया जाए कि ये स्टोन जो है जल्द अज जल्द, जितना जल्दी हो सकता है, वो अपनी स्पेस से मूव करे और आगे चला जाए। तो वो ये होगा कि स्टूडेंट्स एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हम यहां पर क्या यूज करेंगे, एंजाइम्स। क्यों? हम एंजाइम्स की डेफिनेशन पढ़कर आए हैं कि दे स्पीड अप द रिएक्शन, कि ये आपके रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर देते हैं। ठीक है, आइए इसे देखते हैं जी। कहा जा रहा है कि ऑल दी केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन्हें स्टार्ट होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इट इज डिफाइंड एज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल reaction. The need of activation energy acts as a barrier to the beginning of reaction. रिएक्शन के स्टार्ट के लिए ये एक किस्म का बैरियर है, एक किस्म की रुकावट है जो कि लगाई जाती है। आगे उन्होंने कहा है कि हमने सिंबलाइज किया इसको डायग्राम में, आप डायग्राम में देख सकते हैं। एंजाइम्स लोअर सच बैरियर्स बाय डिक्रीजिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स क्या करते हैं जी, इन बैरियर्स को कम करते हैं और डिक्रीज कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को। Thus, in the presence of enzymes, reactions proceed at a faster rate. मतलब कि अगर एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी लगाई जा रही है, एक्टिवेशन एनर्जी की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, तो एंजाइम्स की भी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। हम एक्टिवेशन एनर्जी की बजाय एंजाइम्स को यूज करना ज्यादा बेहतर समझेंगे, ज्यादा फैसिलिटेट समझेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी नेचर है कि उन्होंने रिएक्शन को स्पीड अप करना है। अब जब एंजाइम्स अवेलेबल हैं रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, तो हम एक्टिवेशन एनर्जी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। तो स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसकी रिक्वायरमेंट डिक्रीज हो जाएगी एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ एंजाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब अगला पैराग्राफ जो है वो स्टूडेंट्स हमें ये बताएगा कि कैसे एंजाइम्स ये काम करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करवाते। कहा जा रहा है जी, एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी इन सेवरल वे, यानी डिफरेंट तरीके हैं। दे में ऑल्टर द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट आ रहा है उसकी शेप को वो तब्दील कर दे, एंड रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर दिस चेंज, और जो एनर्जी की जरूरत थी उसकी रिक्वायरमेंट अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। Some enzymes do so by disrupting the charge distribution on substrate. कुछ जो एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, सबस्ट्रेट के ऊपर चार्जेस मौजूद होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उनमें डिस्ट्रप्शन ले आते हैं, ठीक है, चेंजेस ले आते हैं। Enzymes may also lower activation energy by bringing substrate in the correct orientation to react. Correct orientation यानी सही जो उनकी शेप, बैलेंसिंग फॉर्म है, ओरिएंटेशन है, बुनियाद है, उस पर ले आते। इन्होंने यहाँ पे 3 तरीके डिस्कस किए हैं कि अगर ये 3 काम हमारे पास मौजूद है एंजाइम तो वो करता है, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, उसकी इंपॉर्टेंस भी और लोएस्ट हो जाती है। तो इस पर भी एक क्वेश्चन है, मैं अभी आपको लिखवाऊंगा। अभी आप थोड़ी देर के लिए नेक्स्ट पेज पर आइए, आपको टॉप पे एक कह लीजिए एक एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड एक ग्राफ बना हुआ नजर आ रहा है। देखिए ग्राफ में आपको लेफ्ट साइड पे फ्री एनर्जी एंड राइट साइड पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन नजर आ रही है। आप देखिए सबस्ट्रेट से स्टार्ट हुए, सबस्ट्रेट से स्टार्ट किया हुआ है ऐसे, और ऐसे एक बार बन रही है और ये नीचे प्रोग्रेस आ रही है,
ठीक है, फिर दूसरी दफा भी स्टार्ट किया हुआ है और ऐसे प्रोग्रेस आ रही। अब देखिए इसने कम जगह अटेन की और ये ज्यादा जल्दी परफॉर्म होगी, इसकी हाइट भी कम है क्योंकि ये विद एंजाइम परफॉर्म हुई, जबकि ये जो मूवमेंट है सबस्ट्रेट की ये कैसे हुई है, विदाउट एंजाइम्स। इसमें एंजाइम्स का रोल नहीं है। तो देखिए हमें चेंज खुद ब खुद समझ आ गया। अब ये हमारे पास क्या था जी, सबस्ट्रेट। अब आप देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट की मूवमेंट जो है वो एंजाइम्स की वजह से प्रॉपर हो रही है और उसका आंसर भी प्रॉपर आ रहा है। तो सबस्ट्रेट जब प्रॉपरली मूव करेंगे विद एंजाइम्स या विदाउट, वो बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगी, प्रोडक्ट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, प्रोडक्ट। और बेसिकली हम जो विद एंजाइम्स हैं इसको ज्यादा क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं और इसको ज्यादा जो है वो बेहतर समझते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। हमारे पास कैटेगराइज्ड किया गया एंजाइम्स को, जहां पे उन्होंने वर्क करना है। एक हमारे पास स्टूडेंट्स इंट्रासेलुलर एंजाइम्स की बात की गई है, किनकी, इंट्रासेलुलर की, और एक हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स की बात की गई है। तो आइए देखते हैं कि जी ये इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स क्या है। लीजिए जी, कैटेगरीज में दो जगह कैटेगराइज्ड किया गया है जैसा कि बताया। सबसे पहले आता है जी इंट्रा सेलुलर और दूसरा आता है जी एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर ही होगा जी, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, इंट्रा सेलुलर एंजाइम। देखिए यहां पे स्टूडेंट्स इंट्रा का मतलब होगा इनसाइड और सेलुलर का मतलब है सेल। इसी तरह एक्स्ट्रा का मतलब होगा आउटसाइड और सेलुलर का मतलब है सेल। यानी एंजाइम्स जब अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे विद इन दी सेल, सेल के अंदर, तो वो एंजाइम जो है वो इंट्रा सेलुलर कहलाएंगे, उस कैटेगरी में कंसीडर किए जाएंगे। जैसे सेल में एक फंक्शन परफॉर्म होता है विच इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो है ये बेसिकली क्या है जी, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में अकर होता है और ग्लूकोज जो है वो बेसिकली मिलता है सेल को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्योंकि ये सेल के अंदर परफॉर्म होता है इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। ठीक है, इसी तरह एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो स्टमक में एक केमिकल काम करता है। हम ये बात डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो बहरहाल एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम की जो एग्जांपल है ये जरा सुनने वाली है। हमारी स्टमक में एक केमिकल काम करता है जी विच इज कॉल्ड पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन एक स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम है और ये बेसिकली यहां पर प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है हमारी स्टमक में, पेप्सिन। ठीक है, ये पेप्सिन का रोल है, ये पेप्सिन की इंपॉर्टेंस है। अब क्योंकि ये सेल के बाहर रहकर ये काम कर रहा है पेप्सिन, क्योंकि स्टमक में है ना, स्टमक तो एक ऑर्गन कंसीडर है, सेल में तो नहीं ना कंसीडरेबल होगा। बेशक ऑर्गन टिश्यू से मिलकर बना है और टिश्यू सेल से मिलकर बना है, लेकिन फंक्शंस तो डिफरेंट होंगे। ऑर्गन की अलग बात है, सेल की अलग बात है। तो सेल के अंदर फंक्शनिंग परफॉर्म होगी, इट इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर, सेल के बाहर होगी तो एक्स्ट्रा सेलुलर। अब स्टमक में जो पेप्सिन है स्टूडेंट्स, वहां पे स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो बेसिकली अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो बताया गया जी कि एंजाइम्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द साइट वेयर दे वर्क, जहां पे वो काम करते हैं। दैट इज दे मे बी इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, दे मे बी एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स के बारे में क्या बताया गया, एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस वर्किंग इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, और मे बी एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स दैट इज
पेप्सिन एंजाइम वर्क इन द स्टमक कैविटी। तो ये थे स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं एक हिसाब से हमारे इंट्रोडक्शन में मौजूद बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, और जैसा कि बताया कि एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो मैं आपको अब एक एक करके क्वेश्चन बताने लगा हूं स्टूडेंट्स, इनको गौर से सुनिए। सबसे पहले आपका शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एंजाइम। ठीक है, आपको डेफिनेशन बताई गई, 7 एग्जांपल्स बताई गई। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन मेटाबॉलिज्म। डेफिनेशन आपको नजर आ रही है। टाइप्स के हेडिंग में कि आप सेकंड पॉइंट में एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन शॉर्ट आपके पास है डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। आप एनाबॉलिज्म की एक लाइन की डेफिनेशन एनाबॉलिज्म में लिखिए, कैटाबॉलिज्म की डेफिनेशन कैटाबॉलिज्म में लिखिए। सेकंड पॉइंट के लिए आप क्या करेंगे, आप कैटाबॉलिज्म में लिखेंगे एनर्जी इज रिलीज्ड इन कैटाबॉलिज्म, और एनाबॉलिज्म के सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन एनाबॉलिज्म। ठीक हो गया। फिर आप स्टूडेंट्स आगे आ जाएंगे, आपके पास सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट का डिफरेंस में शॉर्ट क्वेश्चन है। आप सबस्ट्रेट की डेफिनेशन लिखेंगे, उसकी एग्जांपल, और प्रोडक्ट की डेफिनेशन के साथ एग्जांपल लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स एक्टिवेशन एनर्जी शॉर्ट भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। शॉर्ट कैसे है, आप डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन व्हाइट बोर्ड पे भी मेंशन है, आप ये राइट कर सकते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज यूज्ड या which is required to start a chemical reaction। सेकेंड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, सेकेंड लाइन से the need for activation energy act as a barrier to the beginning of a reaction। तो ये आपका स्टूडेंट्स एक्टिवेशन एनर्जी का शॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा। लॉन्ग के लिए डेफिनेशन के साथ आप पहले यहां तक इसको एज इट इज लिखेंगे और आगे कॉन्टिन्यूसली आप लिखते रहेंगे। ठीक है, यानी डेफिनेशन लिख ले, उसके बाद एक्सप्लेनेशन में आप सेकंड लाइन से लिख सकते हैं द नीड फॉर एक्टिवेशन एनर्जी से ये पैराग्राफ कंप्लीट लिखेंगे, और इसमें जो लिखा गया है एज सिंबलाइज्ड इन द डायग्राम, इसको आप काट देंगे। डायग्राम अगर आप बनाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड आप बना सकते हैं, नहीं तो आप नीचे वाले पैराग्राफ में आकर एक्सप्लेनेशन के ही हेडिंग्स में आप पॉइंट्स बना के सेवरल वेज लिखेंगे। 3 वेज हैं, उनको 1 2 3 पॉइंट्स बना के आप राइट कर देंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आप कैटेगराइज या कैटेगरीज जो है उस पर आ जाएंगे, जो एंजाइम्स को कैटेगराइज्ड किया गया है, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर के सेंटर में आप लाइन लगाएंगे। इंट्रासेलुलर में आप लिखेंगे द एंजाइम्स व्हिच वर्क inside of the cell called intracellular enzymes। extracellular में लिखेंगे the enzymes which work outside of the cell called extracellular enzymes। और आगे जो ब्रैकेट में चीज है वो बेसिकली इनकी एग्जांपल्स बन जाएंगी। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप देखिए कि हमने यहां से कितने इंपॉर्टेंट शॉर्ट और एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट किया। ठीक है, अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, इनके नोट्स बनाने हैं, इसको अच्छी तरह याद करना है, अपने पास राइट करना है, और अगर आपको इससे रेलिवेंट कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स इसी के लिए आपको इस लेक्चर के लास्ट पे एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो अभी के लिए स्टूडेंट्स हम यहां तक इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर से या नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।